नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। सियासी दल अपनी रणनीति को धार दे रहे हैं, अपने अपने योद्धाओं को मैदान में उतारना शुरू कर चुके हैं। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों का ऐलान किया। यह पहली लिस्ट बीजेपी की थी, लेकिन इसमें हरियाणा का एक भी नाम शामिल नहीं था। अब ऐसा क्यों हुआ कि 10 में से एक भी सीट पर नाम का ऐलान नहीं हुआ? उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में क्या कोई परेशानी सामने आ रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में बीजेपी ने कई सीटिंग सांसदों के टिकट काट दिए। क्या हरियाणा में भी ऐसा ही होगा या फिर नहीं, यह जानने के लिए आज चर्चा के जरिए कोशिश करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र कथोरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों का स्वागत है। चर्चा करें और जानने की कोशिश करें कि कौन से सांसद का टिकट खतरे में है और कहां पर उम्मीदवार नया होगा, कहां पर पुराने उम्मीदवार को दोहराया जाएगा। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट के जरिए खबर देखिए। आजकल देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी जी की गारंटी। एक बीजेपी विधायक के दफ्तर के बाहर टंगे इस बोर्ड की तरह ही ये गारंटी भी नहीं है कि हरियाणा के सभी 10 मौजूदा बीजेपी सांसदों को इस बार टिकट मिलेगा। दरअसल दिल्ली के 7 बीजेपी सांसदों में से जिन 5 की टिकट अभी तक घोषित हुई है, उनमें 4 बदल डाले गए। ये जानकर हरियाणा वालों का दिल भी धक धक कर रहा है। हरियाणा की भी सुन लो, यहाँ भी 10 में से ज्यादातर की टिकट कटने के आसार दिख रहे हैं। उनके तो जरूर जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, वो भी जो सिर्फ मोदी के सहारे ही अपनी राजनीति चलाते रहे। लीजिए पहले इनकी सुनिए। अब तो डेट का इंतजार है, जो ही डेट आएगी। आज लोग भी तैयार हैं, पार्टी भी तैयार है। नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश की जनता वो तैयार है। गौरतलब है कि हरियाणा में बीजेपी की टिकटों का फैसला 6 मार्च को होने वाली हाई लेवल मीटिंग में होगा। इस मीटिंग में पीएम मोदी, अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्रीय चुनाव समिति के बाकी सदस्य भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली को देखकर तो लगता है कि बिजलियां हरियाणा पर भी गिरेंगी, क्योंकि ये मोदी रिजल्ट मांगता। इसलिए बस अब पर्दा उठने ही वाला है। मंच पर कौन होगा और दर्शक दीर्घा में कौन कौन। और हाँ, प्रदेश में गठबंधन को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। जेजेपी ने बीजेपी से बात करने को कमेटी बना दी। 7 दिन में फैसले की बात है। अगर बात बनती भी है तो बीजेपी जेजेपी को 1 सीट ही दे सकती है। बस अब थोड़ा इंतजार। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। हालांकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पार्टी की आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर फैसला होगा और उसी आधार पर उम्मीदवारों के चयन का फॉर्मूला तय है और उसी हिसाब से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। लेकिन जो सीटिंग सांसद हैं, उनके दिल की धड़कनें जरूर बढ़ी हैं जब उन्होंने दिल्ली के नामों को देखा। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। सीधा सा सवाल यह कि 10 सीटें हैं, 10 सांसद हैं। मौजूदा 10 सांसदों में से कौन से वो सांसद हैं जो सबसे ज्यादा खतरे में अपने आप को महसूस कर रहे होंगे और जिनके काम को लेकर भी सवाल हुआ? देखिए पंकज, मेरे को लगता है 10 सीटें हरियाणा में लोकसभा की, और पिछली बार 10 की 10 सीटें बीजेपी की झोली में लोगों ने डाली थी, मोदी जी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर, एक मौका देने के नाम पर। लेकिन कितनी टिकट कट सकती है? मेरे को लगता है 6-7 टिकट कट सकती है। अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें और डिजर्व करने की बात करें जी। दिल्ली का नतीजा सबके सामने है। दिल्ली में जो बिजली गिरी है, 7 में से 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए, 5 में से 1 पुराने मनोज तिवारी, बाकी 4 बदले गए हैं। आप देखिए, मीनाक्षी लेखी जो विदेश मंत्रालय संभाली थी, राज्य मंत्री थी, रमेश विधूड़ी थे, और जो आप देखिए प्रवेश वर्मा थे। तो बड़े बड़े जो नाम थे जो शायद आश्वस्त थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पंकज, एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, पिछले 3 साल में जहां तक मेरे को याद है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में दिल्ली में प्रधानमंत्री ने 2 बार
सांसदों को चेताया था, ये मीडिया में भी आया था जी। सांसदों को ये नसीहत दी थी कि अपने आप को बदलो, नहीं तो बदले जाओगे। मेरे को लगता है जो मोदी जी ने पिछले 2-3 साल चेतावनी दी थी, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, पब्लिक को सुलभ नहीं थे, काम नहीं हो रहे थे, जिनकी शिकायतें थी, तो मोदी जी ने 2-3 साल पहले जो चेतावनी दी थी, एक तरह से कहा था कि अपने आप को बदलो, नहीं तो बदले जाओगे। लगता है मोदी जी अब उसी लाइन पर चल पड़े हैं। और दिल्ली में जो कुछ हुआ है, मेरे को लगता है हरियाणा में 10 में से 6-7 टिकट बदली जा सकती है, कम से कम 5 टिकट तो बदली जाएंगी। जमीनी हकीकत यही है और जरूरत भी इसी बात की है और अंदेशा भी इसी बात का कि ऐसा होगा। मैं जिस हिसाब से जो तर्क दिया गया, जिन बैठकों का जिक्र, जिन चर्चा का जिक्र, जिस चेतावनी का जिक्र देवेंद्र कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है कि दिल्ली में जब 5 में से 4 के टिकट बदले गए तो उसमें यह कहा गया कि 2-3 लोग ऐसे थे, सांसद ऐसे थे जिनके बयानों से शायद प्रधानमंत्री खुश नहीं थे, बीजेपी खुश नहीं थी, उनके जिस हिसाब से कमेंट आ रहे थे, इसीलिए उनको बदला गया। हालांकि हर्षवर्धन जैसे उम्मीदवार भी थे जो एक साफ छवि रखते हैं, उनको भी टिकट नहीं दिया गया। लेकिन जब हरियाणा की बात आती है तो यहां पर किसे सबसे ज्यादा खतरे में अभी माना जा सकता है? वो कितने हो सकते हैं? 10 में से 5, 4, 6 ऐसे लोग जिनकी टिकट कट सकती है। देखिए पंकज, साफ तौर से मैं ये कहना चाहूंगा कि नॉन परफॉर्मेंस तो तमाम 10 के 10 सांसदों की यहां पर देखने को मिल रही है। और ना सिर्फ 10 के 10 सांसद बल्कि पूरे देश में अगर सांसदों की भूमिका और उनकी परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश की जाए तो कई केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं जिनके महकमों के जो अलग अलग डिपार्टमेंट से केंद्रीय मंत्रियों को दिए गए थे, वो तमाम के तमाम उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कर दिए। तो ऐसे में जब कैबिनेट के मंत्रियों को अपना वजूद साबित करने का मौका नहीं मिल पा रहा था, तो ऐसे में जो सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे थे, वो अपना परफॉर्मेंस दे पाते, ये उनके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा था। ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते थे कि जनता के बीच बने रहते, उनके छोटे मोटे कामकाज पर अपने दस्तखत करते रहते और जिला प्रशासन से जो भी यथासंभव प्रयास करके उनकी छोटी मोटी जरूरतें जो जिस भी तरह की थी सांसद कोटे से, उसको दुरुस्त करने की, उसे बेहतर करने की कोशिश वो कर सकते थे। करना सिर्फ इतना था कि जनता के बीच बने रहते और उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश करते रहते, ताकि जब भी सर्वे पार्टी अपना आंतरिक सर्वे करवाए तो उसमें उनकी जो रेटिंग है वो नीचे की तरफ ना जाए। काफी सारे सांसद, और मैं हरियाणा प्रदेश का जिक्र करूं तो अगर 3 सीटों को छोड़ दे तो 7 जगहों पर जितने भी जो सांसद थे उनका अपना ना के बराबर वजूद था और सारे के सारे जो सांसद जीत कर आए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत कर आए। उन्हीं के नाम पर जो है चुनाव मैदान में उन्हें उतारा गया। मोदी के नाम पर ही वो अपने लोकसभा क्षेत्र में तमाम जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के जो वोटर्स थे उनके बीच में भी नहीं पहुंचे, लेकिन बावजूद इसके लाखों की वोटों से वो जीत हासिल कर रहे थे। नॉन परफॉर्मेंस इन तमाम सांसदों की देखने को मिल रही थी और जिक्र आप कर रहे हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, शुरुआत तो मैं हिसार से करूंगा। हिसार के सांसद को सबसे ज्यादा नॉन परफॉर्मेंस को लेकर यहां पर सवालों के घेरे में रखा जाता है और नॉन परफॉर्मेंस से कहीं ज्यादा जो असल जो दिक्कत है वो ये है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह जिस तरीके से मुखर होकर रह रहकर भारतीय जनता पार्टी को कभी अपनी आवाज सुनाते रहे, कभी चेताते रहे, वो जो भाषा चौधरी बीरेंद्र सिंह इस्तेमाल कर रहे थे, वो जो भाषा चौधरी ब्रजेंद्र सिंह और उनकी माता पूर्व विधायिका प्रेमलता जो भाषा बोल रही थी, वो भाषा भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार्य नहीं होती है। और यही वजह है कि यहां पर ब्रजेंद्र सिंह का अपना परफॉर्मेंस अगर रहा भी तो उसे शून्य कर दिया गया, उस परफॉर्मेंस का कोई जिक्र नहीं किया गया। फिलहाल जो ताजा सूरत हाल है उसमें कम से कम संकेत तो इसी तरीके के नजर आ रहे हैं कि ब्रजेंद्र सिंह के परिवार की तरफ से, चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार की तरफ से जो भाषा बोली गई वो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार्य नहीं हुई। भले ही प्रदेश चुनाव समिति में चौधरी बीरेंद्र सिंह को ले लिया गया हो, लेकिन बावजूद इसके ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी में कोई भी इस पर बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। वो साफ कह रहे हैं कि ब्रजेंद्र को तो टिकट नहीं मिल पाएगा, इसके अलावा किसे मिलेगा ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल जिक्र अगर सिरसा लोकसभा क्षेत्र का करें तो वहां पर भी अशोक तंवर को आम आदमी पार्टी से जो है मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में लेकर आए हैं और बीजेपी के रणनीतिकार ये भी बता रहे हैं कि जिस जाति से संबंधित जो है डॉक्टर अशोक तंवर है, चमार जाति से संबंध उनका है, तो ये माना जा रहा है कि चमार जाति का जो वोटर है ज्यादातर वो झुकाव चमार जाति के वोटर्स का है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ देखने को मिल रहा है। अगर इस झुकाव को मोड़ने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही है तो इसीलिए डॉक्टर अशोक तंवर को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई गई है और सिरसा लोकसभा क्षेत्र पर जो है हो सकता है कि उम्मीदवार वहां पर बदल दिया जाए और आम आदमी पार्टी से आए डॉक्टर
डॉक्टर अशोक तंवर को बीजेपी की टिकट देकर वहां चुनावी मैदान में उतार दिया जाए। जिक्र रोहतक का करें तो रोहतक को लेकर यहां माना जा रहा है कि नया चेहरा ही यहां पर भारतीय जनता पार्टी उतारने जा रही है। मौजूदा जो सांसद है अरविंद शर्मा, वो जो मुख्यमंत्री की पसंद में वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं और जो संगठन है उसमें कहीं ना कहीं मैच वो नहीं कर पा रहे हैं। तो रोहतक में भी नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी उतारने जा रही है। इससे पिछले कार्यक्रम में मैंने कहा था कि भिवानी लोकसभा सीट पर भी यहां पर चेहरे को बदला जाना है और उसमें भूपेंद्र यादव का नाम मैंने सामने रखा था। लेकिन जब भूपेंद्र यादव को अलवर से टिकट दे दी गई तो उसके बाद यही सवाल मैंने बीजेपी के रणनीतिकारों से किया, तो उन्होंने कहा कि भूपेंद्र यादव ने अलवर से भी टिकट के लिए आवेदन किया था और भिवानी से भी टिकट के लिए पार्टी के सामने अपनी जो आवेदन है वो रखा था। लेकिन अलवर उन्हें इसलिए दे दिया गया कि भिवानी लोकसभा सीट पर भूपेंद्र यादव की स्वीकार्यता कम थी। जो सर्वे रिपोर्ट निकलकर सामने आई उसमें भूपेंद्र यादव बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस के साथ नजर नहीं आ रहे थे और यही वजह कि उन्हें अलवर से टिकट यहां पर दे दिया गया। तो बड़े जो बदलाव है यहां पर देखने को मिलेंगे। और जिक्र यहां पर करनाल लोकसभा सीट का करें तो करनाल लोकसभा सीट को लेकर भी बीजेपी के ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। केंद्रीय राजनीति में मनोहर लाल खट्टर को ले जाया जा सकता है। आपके पास हम आ रहे हैं, जो है मौजूदा जो सांसद हैं बीजेपी के, जी मैं आपके पास आऊं, थोड़ा सा लंबा हो रहा है और वीरेंद्र जी को चर्चा में ला रहे हैं, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में नजर आएंगे। संजय भाटिया को रिप्लेस किया जा सकता है। जी चलिए आपके पास आएंगे। वीरेंद्र जी, आप क्या समझते हैं और क्या लगता है, जिन नामों का जिक्र महेश ने कर दिया वो नाम बदले जा सकते हैं, लेकिन इसमें अंबाला की सीट खाली है, उसका जिक्र करना जरूरी। कुरुक्षेत्र में नायब सिंह सैनी आते हैं और ये कहा गया कि स्क्रीनिंग कमेटी को सिर्फ एक ही नाम गया, वो सैनी साहब का नाम था, दूसरा वहां पर कोई है नहीं। सोनीपत से रमेश कौशिक आते हैं, उनके नाम को लेकर आपको क्या कोई असमंजस लगता है या फिर ये भी रहेगा? भिवानी महेंद्रगढ़ की बात हो चुकी है और गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह हैं, उनके नाम को लेकर कोई सस्पेंस? ये वो नाम बचे हैं जो बच रहे हैं अभी, उनका जिक्र मैं आपके जरिए जानना चाहता हूं कि इनको कोई खतरा है या फिर नहीं। देखिए, राव इंद्रजीत सिंह के बारे में पहले ऐसी धारणा थी कि वो 73 वर्ष के हो रहे हैं, शायद पार्टी उनको टिकट ना दे। लेकिन जिस तरह पहली सूची में अब जो है मार्गदर्शक मंडल की और जो लोग बढ़ रहे थे जिनकी उम्र 75 वर्ष के आसपास होने जा रही थी, उनको टिकट मिला है। हेमा मालिनी 80 वर्ष की है, उनको टिकट मिला है। राजनाथ सिंह जी को टिकट मिला। तो इसलिए हालांकि देखिए राव इंद्रजीत सिंह की परफॉर्मेंस अच्छी है और उनकी छवि भी अच्छी मानी जाती है, तो इसलिए ये संभावना बन रही है कि राव इंद्रजीत सिंह को दोबारा टिकट मिल जाएगी। कृष्ण पाल गुर्जर को भी टिकट मिलना प्राय निश्चित है। और अंबाला में अब ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी जो 2 रिजर्व सीटें हैं, अंबाला और सिरसा, दोनों में से एक सीट महिला को देगी, या अंबाला देगी या सिरसा देगी। एक महिला तो रिजर्व इसमें मिलनी है अनुसूचित जाति की। तो इसलिए हालांकि जो कुरुक्षेत्र में तो नायब सैनी का इसलिए सुनिश्चित है क्योंकि अगर उनका टिकट कटता है तो एक गलत धारणा जाएगी, गलत संदेश जाएगा कि प्रदेश अध्यक्ष का टिकट कट गया। तो इसलिए पार्टी ऐसा कोई जोखिम नहीं लेगी। हालांकि उनकी वहां पर कैसी प्रतिक्रिया है, क्या फीडबैक है, ये तो पार्टी को मालूम है, लेकिन उनकी टिकट कटने का गलत संदेश जाएगा तो इसलिए पार्टी कोई ऐसा जोखिम नहीं लेगी। और कुल मिला के देखा जाए 3 से 4 चेहरे तो बदले जाएंगे। सोनीपत में रमेश कौशिक को इस बार टिकट मिलने की संभावना कम है। देखिए, ये रोहतक और सोनीपत दोनों ब्राह्मणों को पहले टिकट मिला था। इस बार पार्टी जो है जातीय गणित बदलने जा रही है, तो जातीय गणित के हिसाब से कई उम्मीदवारों के टिकट बदले जाएंगे। ये इनकी संख्या 3 से 4 तक रह सकती है। जी दिव्येंद्र, आपके पास आ रहा है और यही सवाल आपसे भी है कि जिस हिसाब से यह कहा गया कि सपोज कीजिए उत्तराखंड की 5 सीटें, 5 में से जो नाम सामने आए, ये आसान था कि उन 3 नामों को सामने रख देना, यानी कि नामों पर कोई डाउट नहीं है। और डाउट उन 2 सीटों पर है जो सीटों का अभी तक जिक्र नहीं किया गया। इसलिए कहा जा रहा था कि नामों की घोषणा वहां नहीं की गई जहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, जहां पर टिकट बदले जा सकते हैं, जहां पर अच्छी परफॉर्मेंस है नहीं। क्या इसीलिए हरियाणा को दूसरे पायदान में रखा गया? दूसरी लिस्ट में नाम सामने आएंगे, उसमें भी क्या पूरे आएंगे? देखिए पंकज, गुरुग्राम फरीदाबाद की बात करें, दिल्ली से सटे हुए दोनों बड़े जिले हैं, दोनों विकसित जिले हैं। और गुरुग्राम और फरीदाबाद वाले के बारे में कहा जाता है वो अपने आप को दिल्ली के नजदीक नहीं, वो दिल्ली में मर्ज करना चाहते हैं दोनों जिलों को, क्योंकि बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है दिल्ली, पूरे देश के व्यापारियों से जुड़ा हुआ है। कई मरतबा इस तरह की चीजें आई कि गुरुग्राम और फरीदाबाद के लोग कहते हैं कि हमें दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है, पर वो दिल्ली में मिलना चाहते हैं हरियाणा के बजाय। तो ये 2 जो सीटें हैं, दोनों हाई प्रोफाइल नेता है, दोनों केंद्र में मंत्री हैं। मैं आपको जीटी रोड बेल्ट की बात करता हूं। अंबाला में रतनलाल कटारिया दूसरी बार जीते थे, लेकिन दूसरी बार उनको मंत्री नहीं बनाया गया। दुर्भाग्य से उनकी मौत हो गई। अब उनकी पत्नी के नाम पर विचार चल रहा है, दावेदारी हो रही है। ऐसे ही अंबाला से दिल्ली से सटा हुआ दूसरी जो लोकसभा सीट है रमेश कौशिक
2014 से पहले 2013 में एक बहुत बड़ी रैली करके कांग्रेस से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और अब 2 बार वो भी जीते हुए हैं। रतनलाल कटारिया भी है। अब रतनलाल कटारिया इस दुनिया में नहीं है, लेकिन रमेश कोशी के टिकट को मैं समझता हूं कि वो मामला ज्यादा मतलब ब्रिलियंट चांसेस उनके लिए कम है। बीच की 2 सीटें जीटी रोड बेल्ट की, करनाल में मुख्यमंत्री के काफी नजदीक है, हाई कमान के काफी नजदीक संजय भाटिया हैं, लेकिन ये बात अच्छी है उनके बारे में कहा जाता है कि मीठा बोलते हैं, सबसे बनाकर रखना चाहते हैं, रिजल्ट के नाम पे कुछ गिनाने लायक है नहीं। नायब सिंह सैनी की बात तक है, जैसा आप ही बता रहे थे कि अकेला नाम है। नायब सिंह सैनी भी मुख्यमंत्री के बहुत विश्वास पात्र है और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनवाने में भी मुख्यमंत्री की बड़ी भूमिका रही है। उनकी चॉइस के हिसाब से, समीकरणों के हिसाब से बीजेपी को रास आया और मुख्यमंत्री के बहुत नजदीकी है। मुख्यमंत्री की वजह से वो कभी मंत्री बने थे, जब उनको विधानसभा चुनाव लड़ाएगा, फिर सांसद बने थे, अब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो संजय भाटिया करनाल और कुरुक्षेत्र ना ही, ये मुख्यमंत्री मेरे को लगता है इनके संरक्षक बनकर सामने आएंगे, इनकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन सोनीपत की टिकट खतरे में है, रोहतक के बारे में महेश ने बता दिया, और अंबाला में भी मेरे को लगता है चूंकि 2 बार बीजेपी के पास सीट रही है, रतनलाल कटारिया है नहीं, अच्छे वक्ता थे, लोगों को जोड़ते थे, तो ये पूरी जीटी रोड बेल्ट की जो 4 सीटें हैं मेरे को लगता है अधर में लटकी हुई है। मेरे को यह लगता है कि दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मोदी जी ने सांसदों को मीटिंगों में, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में 2 बार, मेरे को भी याद है, मीडिया में भी आया, मोदी जी ने यह कहा था कि सांसद अपने आप को बदल डालें, पब्लिक में रहे, रिजल्ट दें, लोगों की अपेक्षाएं पूरी करें, क्योंकि लोगों ने मोदी जी के नाम पर इनको टिकट दिया था, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत पुअर है। खाली मीठा बोलने से या किसी को दिलासा देने से नहीं, लोग रिजल्ट चाहते हैं। लोग ये सवाल खड़ा करते हैं कि अगर हमने कुरुक्षेत्र या करनाल के सांसद को वोट दिया था, आज हमें कोई काम है तो क्या हम नरेंद्र मोदी से जाकर मिल सकते हैं? क्या हमारी ये हैसियत है या हमारे लिए आसान है? तो लोग सवाल खड़े करें कि अगर टिकट इनको दिया था तो काम भी इन्हीं को करना पड़ेगा। उस मारे में लोगों में घोर निराशा है और मेरे को लगता है एक बड़ा ऑपरेशन हरियाणा में होगा, जैसा मैं एज्यूम कर रहा हूं। महेश, आपको करनाल पर मैंने टोका था, करनाल संजय भाटिया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दबदबा और उनके भरोसेमंद, यहां से आप शुरू कर सकते हैं। और एक सवाल मैं आपके लिए एड ऑन कर दे रहा हूं, वो गठबंधन का सवाल है। गठबंधन पर अभी भी कोई साफ स्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है। क्या इसको भी एक वजह मान सकते हैं कि अभी उम्मीदवारों के नाम पर मंथनी चल रहा है, बात ही हो रही कि आगे चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, या अंदर ही अंदर सब फाइनल हो चुका है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जाहिर करने की कोशिश करूंगा कि बीजेपी के सूत्र ये अहम जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को केंद्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर जाना चाहते हैं। और यही वजह है कि करनाल लोकसभा सीट दरअसल गैर जाट ये इलाका है और गैर जाट इलाका होने की वजह से मुख्यमंत्री के लिए या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए सेफ ये इलाका माना जाता है। जहां भी जाट वोटर्स की संख्या ज्यादा होगी वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं और ऐसे में गैर जाट के लोकसभा क्षेत्र होने की वजह से ये जो सीट है बिल्कुल सेफ सीट मानी जाती है और इसी वजह से संजय भाटिया को प्रदेश राजनीति में उन्हें मोड़ने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी के रणनीतिकार तो कम से कम हाल फिलहाल यही जानकारी दे रहे हैं। और परिवार पहचान पत्र जो योजना हरियाणा प्रदेश में लागू की गई थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से, यह महत्वाकांक्षी योजना परिवार पहचान पत्र की हरियाणा प्रदेश में लागू की गई थी। मुख्यमंत्री की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा पसंद आई है और पूरे देश में परिवार पहचान पत्र को प्रधानमंत्री लागू करवाना चाहते हैं। इसी वजह से मनोहर लाल को केंद्रीय राजनीति में ले जाने की तैयारी यहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से दी जा रही है। और जहां तक संजय भाटिया का सवाल है, संजय भाटिया हरियाणा प्रदेश की राजनीति में आने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में यहां एक स्विचिंग जो है देखने को, महत्वपूर्ण स्विचिंग देखने को मिल सकती है। अब जिक्र आप कर रहे थे गठबंधन का, तो गठबंधन को लेकर एक खास बैठक जो है जननायक जनता पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनकी की जा चुकी है और उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि पार्टी कोशिश ये कर रही है, लगातार दबाव ये बढ़ाने की तैयारी कर रही है कि कम से कम एक लोकसभा सीट जो है वो जननायक जनता पार्टी के खाते में भारतीय जनता पार्टी दे। पहली कोशिश ये होगी कि जननायक जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही वो लोकसभा की सीट लड़ी जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि पहली बात तो ये संभव नहीं कि 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और अगर किसी दबाव में किसी एक परिस्थिति
परिस्थिति में एनडीए में जननायक जनता पार्टी को बनाए रखने के लिए अगर उन्हें एक सीट देनी भी पड़ती है तो वो जो है जननायक जनता पार्टी के चुनाव निशान के ऊपर उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। भारतीय जनता पार्टी में जेजेपी के उम्मीदवार को ले लिया जाएगा और जेजेपी के उम्मीदवार को बीजेपी की टिकट पर चुनाव मैदान में उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अधिकतम अगर कुछ किया जाएगा तो बीजेपी की तरफ से यही किया जाएगा। फिलहाल जेजेपी के पदाधिकारियों को तो इतना कहा गया है कि अगर बीजेपी हमारी बात नहीं सुनती है तो फिर एकला चलने के लिए जननायक जनता पार्टी के लोग तैयार रहे। लेकिन यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आशंका जाहिर कर रहे हैं वो मुझे किसी हद तक जो है उसका कुछ मतलब निकलता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी अगर गठबंधन से अलग होकर अलग चुनाव मैदान में उतरती भी है तो उसका सीधा नुकसान यहां पर गठबंधन को लेकर एक छोटा सा सवाल वीरेंद्र जी मैं आपसे लेना चाह रहा हूं, संक्षेप में थोड़ा बताने की कोशिश कीजिएगा कि अकेला चलो बीजेपी के लिए और जेजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा या फिर आगे चुनाव दूसरा भी है यानी विधानसभा का चुनाव भी है, क्या लगता है? देखिए, प्रदेश इकाई तो बिल्कुल जननायक जनता पार्टी से गठबंधन चाहती नहीं है, लेकिन ये केंद्र पर निर्भर करना है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं वो तो पहले ही कह चुके हैं, ये फैसला तो अब केंद्र ने करना है, क्योंकि पहले नेताओं का ये स्टैंड था कि हमारा गठबंधन तो सरकार चलाने के लिए है। अब ये इस तरह की अगर लोकसभा चुनाव में आएंगे तो विधानसभा चुनाव में तो स्थिति है ही नहीं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अभी से ही इस गठबंधन से छुटकारा पाने के लिए प्रयासरत है और ऐसी संभावना है कि शायद गठबंधन ना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब इंतजार है हरियाणा के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए बीजेपी की लिस्ट का। हालांकि पहले से अंदेशा कयास लगाए जा रहे हैं कि कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं।